जय हिंद दोस्तों। In this video, we are going to discuss this Shaurya CAPF SC dedicated test series for paper 2, that is General Studies, Essay and Comprehension. It was conducted on 10th May 2021. So दोस्तों, मैंने देखा था कि मतलब एज़ पर द डिमांड्स ऑफ द कैंडिडेट्स जो कि हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आंसर इवेल्यूएशन करते हैं, तो काफ़ी कैंडिडेट्स की समस्या थी कि उनके लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ नहीं है, क्योंकि मार्केट में टेस्ट सीरीज़ तो है पर वो कमर्शियल आस्पेक्ट्स उसका बहुत है। मतलब वही कमर्शियल आस्पेक्ट सिर्फ पैसे बनाना, जो कि कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि मैंने उनके खुद रिव्यू देखे जिन्होंने दूसरी जगह दूसरे इंस्टीट्यूट के लगाए हुए, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, पर उनके जो टेस्ट देखे मैंने इवेल्यूएटेड कॉपीज़, तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, वो भी नहीं थे और मैं भी सेटिस्फाइड नहीं था उनके आंसर देख के। तो कहीं ना कहीं फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वट एवर यू आर राइटिंग इन द आंसर, that should be evaluated very critically and it should be based on certain parameters. So वो पैरामीटर्स को देख के ही आंसर्स भी देने चाहिए और कमेंट्स भी देनी चाहिए। अब पैरामीटर्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन के लिए कितने नंबर्स होंगे, स्ट्रक्चर के लिए कितने नंबर्स होंगे, मल्टी डायमेंशनलिटी के लिए कितने नंबर्स होंगे, इफ़ यू आर राइटिंग एनी कोर्स फैक्ट्स एनी गवर्नमेंट डेटा, तो उसके लिए कितने नंबर्स होने चाहिए, कंक्लूजन के लिए कितने नंबर्स होने चाहिए। तो ये सब पैरामीटर्स होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैरामीटर्स के ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, हाउ टू गेट 100+ मार्क्स इन पेपर 2। जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक वो कृपया ज़रूर देखें। उसी के बेसिस पे मैं जो पेपर है मैं वो इवेल्यूएट करता हूँ और नंबर्स देता हूँ। तो दोस्तों, जो देखा था तो समस्या थी काफ़ी कैंडिडेट्स की, तो उनके डिमांड्स के अकॉर्डिंग मैंने ये टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। तो ये टोटल 8 फुल लेंथ टेस्ट है। ये 10-10 दिनों के गैप में है। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आप कभी भी इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये ऑनलाइन मोड पे ही होगा। आपको क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन पेपर ये रिकमेंडेड कैंडिडेट्स लाइक मी, हमने ही ये प्रॉपर डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये हर एक क्वेश्चन पूछने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहा है, कुछ तो इंटेंशन रहा है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न को ही फॉलो करता है। और इसकी इवेल्यूएटेड कॉपीज़ 4 to 5 डेज़, मैक्सिमम 5 डेज़ के अंदर अंदर हम इवेल्यूएशन करके देते हैं। अगर आपको प्रॉपर इवेल्यूएशन चाहिए हमने, तो टॉपर्स की जो आंसर कॉपी है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की हुई है। वहाँ आप देख सकते हो कि कितना क्रिटिकली उसको इवेल्यूएट किया हुआ है। मतलब इतना ही नहीं कि ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है उनके ऊपर भी फोकस किया गया है, उनके ऊपर भी सजेशंस दिए गए हैं। तो यही है दोस्तों about test series. So in this video we are going to analyze the test 1. So what were the questions asked in the test 1, वो क्वेश्चन क्यों पूछे थे और उनमें क्या क्या लिखना चाहिए था, उसका कंटेक्स्ट क्या है, तो ये हम इस टेस्ट में देखेंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो देखो। इस वीडियो में हम एसेस जो 6 ऐसे है वो आर्गूमेंट और रिपोर्ट्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ये इमेज है डूज़ एंड डोंट्स की, यूपीएससी से हमने ली है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें पेपर अटेम्प्ट करने से पहले। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट एसेज ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300 words each. So 4 essays we have to write for the 20 marks, total 80 marks. So the essay we have an option that we can write in Hindi or English. So whatever the language you have chosen, सो उसके बेसिस पे ही हमें लिखना है। अगर आपने हिंदी लिखा है, हिंदी चॉइस किया है, तो आपको हिंदी पे ही लिखना है। सो द फर्स्ट एसे इज़ अबाउट साइबर सिक्योरिटी इमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज़ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो वाई दिस क्वेश्चन वी हैव आस्क्ड फ्रेंड्स? Because recently we know in our Kudankulam nuclear power plant there was a malware attack that did track rat, that the virus name. सो ये अटैक अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हुआ था। सो इट इज़ अ ह्यूज थ्रेट टू इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर। सिमिलरली देयर वाज अ चाइनीज़ ग्रुप, दैट रेड एको हैकर ग्रुप, रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ पावर ने बताया था कि वो भी साइबर थ्रेट्स में इन्वॉल्व है। तो ऐसे काफ़ी रिकरेंटली हम न्यूज़ में देखते हैं कि जैसे वानाक्राई हो गया, पेट्या हो गया, ऐसे कुछ मालवेयर्स अटैक, रैंसमवेयर अटैक्स हुए, वायरस अटैक्स हुए ऑन ATMs। सो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साइबर सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड एज वी आर द एस्पिरेंट ऑफ
armed forces, central armed police forces, that is working for the internal security, and the cyber security comes under the internal security. That's why the cyber security, an emerging threat to India's critical infrastructure, is so important for our exam perspective. So in this essay we have to make a proper structure. So what should be the structure? First you have to write an introduction. So introduction should be based on the contextual current affair, so like Kudankulam or Red Echo hacker group. So you can put that kind of news in your introduction, or any as per your wish. Then in body part, firstly we have to define what is cyber security. Then we have to define what is critical infrastructure. So that critical infrastructure consists of the financial sectors, nuclear power plant, defense sector, your energy sector, transportation, एक्सेट्रा. सो ये हमें देखना है, ये लिखना है वहाँ पे. देन हाउ दैट साइबर सिक्योरिटी इज़ थ्रेट टू द इंडियाज़ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो वो किस किस एंगल से, कैसे कैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रेट है, तो ये हमें बताना है. और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. अगर कोई साइबर अटैक अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. तो कॉन्सिक्वेंसेस में हम ये लिखना है, मल्टी डायमेंशनली कैसे लिखना है, लाइक साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स cyber threat to India's critical infrastructure and its consequences. First, social consequences क्या होंगे, economic consequences क्या होंगे, environmental consequences क्या होंगे, governmental consequences क्या होंगे, political consequences क्या होंगे, like that. तो ये multidimensionally हमें maintain करनी है. तो ये हो गया consequences. Then we have to write the government steps. अगर है तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है. सो फॉर दैट वी हैव IT एक्ट है, that we have 2013 cyber security policy है. Then we have the National Critical Information Infrastructure Protection Center है, CERT-in है, साइबर सुरक्षा भारत, साइबर स्वच्छता केंद्र. Like these are the government steps have been launched against cyber insecurity. So उसके बाद हमें लिखना है कि what are the challenges, अभी अभी क्या challenges है हमारे सामने और way ahead क्या हो सकता है. So we can put here Budapest Convention also. So should India should India ratify the Budapest Convention or not. तो ये क्वेश्चन एक इसमें भी आ सकता है, आर्गूमेंट में भी आ सकता है, तो वो हम लिख सकते हैं. एंड विथ प्रॉपर कंक्लूजन, विथ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक व्यू, वी हैव टू कंक्लूड दिस essay. नेक्स्ट essay, it's indigenization of defense production, steps towards आत्मनिर्भर भारत. फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन. देखो ये प्रॉपर यूपीएससी की ऐसी ही की होने वाली है, ऐसा ही पेज यूपीएससी का होगा, यहाँ कोई लाइंस नहीं होगी. पर अगर हमें 10 मिनट पहले ही पेपर मिल जाता है तो पेंसिल और स्केल आपके पास होनी चाहिए. तो आप यहाँ से मार्जिन लिख एक खींच सकते हो. जैसे कि ये ए साइबर सिक्योरिटी, तो ए के नीचे से आप मार्जिन लिख सकते हो, और यहाँ पे क्रिटिकल के बाद वो मार्जिन लिख सकते हो, ताकि एक लाइन में आप 5 to 6 या 6 to 7 वर्ड्स वहाँ पे आप लिख सकते हो. तो दोस्तों आपको वही मार्जिन मेंटेन करके अराउंड आप 2.5 पेजेस लिख सकते हो. 3 पेजेस भी पूरे भर के लिख सकते हो, पर यही कि टाइम कंस्टेंट है आपके पास, तो 2.5 पेजेस आपको लिखने ही लिखने. डोंट कंक्लूड योर ऐसे विद इन 2 पेजेस ओनली. नहीं दोस्तों, तीसरा पेज भी आप इस्तेमाल करो, लगभग उसका हाफ पेज आपको लिखना ही लिखना है. सो प्रॉपर जो स्पेस होता है, वर्ड स्पेस बिटवीन द वर्ड्स एंड स्पेस बिटवीन द लाइंस, वो भी अच्छे से प्रॉपर मेंटेन करो. अंडरलाइन करो हर एक कीवर्ड्स को, और सब हेडिंग्स दे सकते हो तो सब हेडिंग्स भी आपको देना है. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, स्टेप्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत. So we also know that it is in news that defense production, now India is focusing on indigenization, that it's Atmanirbhar Bharat. So for example, we have ratified the draft defense production and export policy 2020. Then government recently announced that defense testing infrastructure schemes. Again defense acquisition procedure 2020, that under Mr. Apurva Chandra committee. So that these are the context. On the basis of that I have asked you this question for the essay. सो फर्स्ट तो इसको लिखे कैसे, तो इंट्रोडक्शन में यही देना है कि आत्मनिर्भर भारत क्या है क्या नहीं है. तो देन उसके बाद वी हैव टू मेंशन द नीड ऑफ इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन. सो उसमें हम बता सकते हैं कि जो रिसेंट सिपरी की रिपोर्ट थी, तो उसमें बताया गया है कि इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द वेपन्स.
तो ये चीज़ उसको मेंशन करनी है, और उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हमें करना है। ऊपर से हमारा जो एक्सचेकर है, गवर्नमेंट एक्सचेकर है, उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, ट्रेड डिफिसिट वगैरह एक्सेट्रा, ये चीज़ें है। इसके लिए नीड है इंडिजनाइजेशन की। सिमिलरली आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी उसको लिख सकते हो। तो ये नीड लिखने के बाद गवर्नमेंट स्टेप्स क्या क्या ले रही है, जो जैसे कि बताया कि गवर्नमेंट्स क्या क्या स्टेप ले रही है, तो वो हमें लिखना है। उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या है इसमें, तो इंडिजनेशन करने के लिए चैलेंजेस क्या क्या है। हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी है, वी हैव द शॉर्टेज ऑफ स्किल मैन पावर, वी हैव द पॉसिटी ऑफ फंड्स, जो क्रिटिक रेयर अर्थ मटेरियल्स चाहिए उसकी हमें कमी है। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ पे हम चैलेंजेस में लिख सकते हैं। एंड देन लास्ट में एक अच्छा सा वे फॉरवर्ड दो, क्योंकि इंडिजनाइजेशन इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडियाज़ आत्मनिर्भर भारत। ताकि अगर हमें चाइना को कंटेन करना है, हमें ग्लोबल सुपर पावर बनना है, इफ़ वी वांट टू फिक्स आर सीट इन यूएनएससी परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर्स, तो उसमें अगर हमें फिक्स करना है तो हमें इंडिजनाइजेशन डिफेंस प्रोडक्शन या हमें करना ही करना है। सो ये हो गया सेकंड ऐसे इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स थर्ड ऐसे इज राइजिंग रिलेशंस बिटवीन इंडिया, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो अपनी जो साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ है लाइक म्यांमार, लाओ, थाईलैंड, वियतनाम ऐसे, और ईस्ट में लाइक फार ईस्ट एशिया, ईस्टर्न चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इसमें आप ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड कर सकते हो, इंडोनेशिया वगैरह, ये जो कंट्रीज़ है। तो इसके साथ इंडिया का रिलेशन बढ़ते जा रहा है। तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, तो सबसे पहले तो हमें शुरुआत में कंटेक्स्ट तो यही देना है कि कंटेक्स्ट में आप मे बी क्वाड ग्रुप का आप जिक्र कर सकते हो, या RCEP का जो रिसेंट इंडिया ने पुल आउट कर दिया है उसका आप जिक्र कर सकते हो, या चाइना का साउथ ईस्ट चाइना में साउथ ईस्ट जो अपना ये सी है, तो वहाँ उसका साउथ चाइना सी सॉरी, तो उसका आप जिक्र कर सकते हो। सो ये है राइजिंग रिलेशन बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो कि कैसे इंडिया के रिलेशन राइज हो रहे। फॉर एग्जांपल इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन इन आसियान, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, लाइक क्वाड ग्रुप है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, फार ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया की है। देन वी हैव टू राइट रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई है। then we have to mention the importance of these countries लाइक इन मरीन सिक्योरिटी हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, उसके बाद स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या है, कल्चरल रिलेशन क्या है, इकोनॉमिकल रिलेशन क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है। सो इन दिस वे वी कैन राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज़। देन गवर्नमेंट स्टेप्स हम यहाँ लिखना है, लाइक विथ म्यांमार, भूटान, दैट कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट वी हैव। देन मिलिट्री एक्सरसाइज लाइक मालाबार एक्सरसाइज है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने साइन की है साउथ कोरिया के साथ, वही कोरिया प्लस भी एक स्ट्रेटजी है उनकी। सिमिलरली 2+2 डायलॉग हम जापान के साथ कर रहे हैं, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जापान के साथ किया है। तो ये एक चीज़ है, ये हमें मेंशन करनी है। और बाद में चैलेंजेस क्या क्या है, तो गवर्नमेंट के चैलेंजेस अपने यही कि डिलेज होता है प्रोजेक्ट्स में, जैसे और RCEP में हमने पुल आउट कर दिया। उसके बाद बजट एलोकेशन की कमी है हमारे पास। तो ये चैलेंजेस लिख के हमें एक पॉजिटिव कंक्लूजन देना होगा कि why India should always focus on the developmental relationship between the Southeast Asian countries and East Asian countries। तो ये कंक्लूजन देके हमें ऐसे ख़त्म करना है। नेक्स्ट है E-गवर्नेंस, रिवॉल्यूशन इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। फ्रेंड्स, लाइक द साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस और पॉलिटी के एस्पेक्ट्स में ये E-गवर्नेंस का चैप्टर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो उसमें भी गवर्नेंस के बारे में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी वी नो, सो द रिसेंट अगर हमने कंटेक्स्ट देखा तो कोविन पोर्टल था और आरोग्य सेतु जो अपना ऐप है। तो इससे पता चलता है कि E-गवर्नेंस का रोल कितना बड़ा है इंडिया में इन पर्टिकुलरली पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए। तो ये कंटेक्स्ट हम वहाँ डाल देंगे। देन नेक्स्ट वी हैव टू मेंशन व्हाट इज़ E-गवर्नेंस। सो रिसेंटली मिस्टर
Honorable Prime Minister Narendra Modi ji also given the term of e-governance, that's easy governance, effective governance, and economic governance. So you can use that line of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. After that, we need to know the definition of good governance also. So e-governance में गवर्नमेंट के क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर राइटिंग अबाउट ई गवर्नेंस लाइक डेफिनेशन, उसके बाद हमें लिखना है कि ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ई गवर्नेंस. तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि करप्शन हमें करना है. तो जो भी कुछ लीकेजेस होते हैं उसको हमें कम करना है, इसलिए ई गवर्नेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके बाद उसके लिखने की प्रॉस्पेक्ट्स लाइक बेनिफिट्स, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है ई गवर्नेंस के. तो ये लिखने के बाद हमें लिखना है कि गवर्नमेंट स्टेप्स क्या है. गवर्नमेंट स्टेप्स लाइक ई क्रांति 2.0, कॉमन सर्विस सेंटर्स, कोविन, उमंग, UPI एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हर एक इसको भी मल्टी डायमेंशनली आप लिख सकते हो कि सोशल एडवांटेजेस क्या है, इकोनॉमिक एडवांटेजेस क्या है, एनवायरमेंटल एडवांटेजेस क्या है, ब्यूरोक्रेटिक एडवांटेजेस क्या है, लाइक दैट. उसके बाद चैलेंजेस लिखो एंड देन कंक्लूजन करो. तो ये हो गया ई गवर्नेंस के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट, पैराडाइम शिफ्ट इन इकोनॉमिक एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम. सो दोस्तों, इसका कंटेक्स्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर फेसिंग द जॉबलेस ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयबिलिटी अमंग दी एस्पिरेंट्स. जो ग्रेजुएशन जिनका हुआ है उनमें एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम है. ये मैं नहीं, ये इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020 बता रहा है कि एम्प्लॉयबिलिटी इज़ स्टैगनेंट अमंग द यूथ. इट इज़ अराउंड 46%. मतलब 100 में से सिर्फ 45 to 46 जो यूथ है वही एम्प्लॉयबल है, मतलब वही जॉब लेने के हम कहते हैं कि कैपेबल है, जो कि डिमांड फुलफ़िल करता है कोई इंडस्ट्रीज़ की. तो ये इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020 था. तो इन्होंने मेल के भी बारे में बात की है और फीमेल के भी बारे में बात की है. तो कंटेक्स्ट यही हो जाता है हमारा. तो इसमें हम स्किल डेवलपमेंट हमें पता है कि सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट इज़ स्किल डेवलपमेंट. उसके बाद हाउ दैट स्किल डेवलपमेंट हेल्प इन इकोनॉमिक एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम. सो स्किल डेवलपमेंट अगर होगी तो वही अपने पास जो एम्प्लॉयबिलिटी है, जो स्किल्ड वर्कर्स है, उसके हमेशा हमें कमी होती है. तो हर एक सेक्टर में, बी इट इन एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर, तो जहाँ कहाँ हमें लैक ऑफ स्किल दिखता है वहाँ हमने ग्रोथ में कमी पाई है. तो हम तीनों सेक्टर में अगर स्किल वर्कफोर्स देंगे तो डेफिनेटली वी कैन बूस्ट आवर ऑल 3 सेक्टर्स एंड वो इकोनॉमिक GDP का जो ग्रोथ है अपना वो भी होगा. एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम क्या होता है? तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब स्किल डेवलपमेंट हो गए. सपोज़ आपने कोई स्किल ले ली, सपोज़ मोबाइल रिपेयरिंग का आपके पास स्किल है, तो आप अपना खुद का स्टार्टअप ओपन कर सकते हो. एंड एंटरप्रेन्योर मतलब क्या? मतलब आप और 10 लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हो. सो आवर प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज सेज दैट वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब मेकर. तो ये जॉब मेकर कब होंगे? तभी कि हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट स्टेप्स क्या क्या है इसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा. लाइक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है एंड कौशल विकास केंद्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. देन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्कीम्स लाइक संकल्प, स्ट्राइव, फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म. रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स रिस्किलिंग रिवोल्यूशन, दैट initiative is also a transformative steps to make our youth skilled developed. तो ये हम लिख सकते हैं. देन चैलेंजेस क्या क्या है स्किल डेवलपमेंट में और आगे क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ने. तो ये हमारा कंक्लूजन में आ जाएगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, that is agricultural education, steps towards prosperity in agriculture. Friends, if you see the previous 4 to 5 papers, you will see the questions on agriculture. तो बहुत सारे क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के ऊपर दिया हुआ है, पूछे गए हैं. तो मैं अपेक्षा करता हूं कि इस बार भी एग्रीकल्चर एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंट माइग्रेशन हो रहा है रूरल एरिया से अर्बन सेक्टर में. मेनली वो यूथ और मेल सेंट्रिक माइग्रेशन है. तो माइग्रेशन रोकने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? तो वो है एग्रीकल्चरल एजुकेशन. सिमिलरली, नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली माइग्रेशन, we also want to increase our crop yield. We also want to maintain the health of soil
वी ऑल्सो मेंटेन दी क्रेडिट फैसिलिटी। जो फार्मर्स का एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए एग्रीकल्चरल एजुकेशन ये खुद टॉपिक में बोलता है कि स्टेप टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी इन एग्रीकल्चर। अब प्रॉस्पेरिटी इन एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ फार्म और मतलब फार्मिंग नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको हॉर्टिकल्चर आ सकता है, यहाँ पे आपकी एपीकल्चर आ सकता है, फ्लोरिकल्चर आ सकता है। तो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, तो आप इसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ भी लिंक कर सकते हो, एक्सपोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स उसके साथ भी लिंक कर सकते हो। तो ऐसे है एग्रीकल्चरल एजुकेशन। इंट्रोडक्शन में एक अपना ही एस्पिरेंट है टेस्ट सीरीज़ का, ही वॉज द टॉपर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। तो उन्होंने लिखा था इंट्रोडक्शन में, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये लाइन थी। इसे इस कोट से उन्होंने शुरू किया था, तो काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने उसको +1 ये नंबर्स भी दिए थे। तो ये दोस्तों कि ऐसे अगर आप अच्छे से शुरुआत करोगे तो डेफिनेटली यू विल फेच मोर मार्क्स। सो यहाँ पे फर्स्ट देना है कि हमें स्ट्रक्चर में कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन, जो मैंने बताया। उसके बाद गवर्नमेंट्स के स्टेप्स हमें लिखने पड़ेंगे, लाइक आर्या स्कीम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वो इंस्टीट्यूट है। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी एग्रीकल्चरल एजुकेशन का जिक्र किया गया है। उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन पॉलिसी है। देन स्टूडेंट्स रेडी प्रोग्राम भी गवर्नमेंट का है। तो ये सारे गवर्नमेंट्स के स्टेप्स हैं, तो हमें अच्छे से वो उसको लिखना है, सब्सटेंशिएट करना है। देन लास्ट में हमें लिखना है कि क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या और गवर्नमेंट ने करना चाहिए टू रिड्यूस द माइग्रेशन और टू प्रॉस्पर द एग्रीकल्चरल सेक्टर बाय गिविंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसको होलिस्टिकली कि अगर हम कवर करेंगे तो एग्रीकल्चर के ऊपर कहाँ भी क्वेश्चन आए तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द एसेट्स। नाउ मूविंग टूवर्ड्स the main important topic of our paper 2, that is argument and counter argument writing. So we have to write two arguments for 20 marks each, total 40 marks. So the first question is private participation in railways, steps towards modernization of railways. देखो दोस्तों, अभी ये बहुत contextual question है, current affair based question है। हमें पता है कि रिसेंटली इन बजट सेशन और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स अराउंड 151 ट्रेन्स उनको हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। मतलब प्राइवेट जो मेंबर्स होंगे वो इनको अब ऑपरेशन करेंगे, उसका ऑपरेशन हैंडल करेंगे। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी देखा कि मैंने मतलब इसके ऊपर आर्गूमेंट्स कैसे लिखने हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, हाउ टू राइट इफेक्टिव आर्गूमेंट। सो इसका वीडियो अगर आपने देखा नहीं तो आप प्लीज़ देखें, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके बारे में पैरामीटर्स जो है कैसे लिखना है, आपको कैसे नंबर्स मिल सकते हैं, 20 नंबर्स का डिविडेशन कैसे किया है, क्लासिफिकेशन कैसे किया है, तो इसके बारे में भी मैंने बताया है अपने 100+, हाउ टू गेट 100+ इन पेपर 2। तो आपने जो वीडियो देखा नहीं तो आप प्लीज़ देखो उसको। तो यही है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि दोस्तों ऑलवेज स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है कि वो इंट्रोडक्शन लिखते ही नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं कि आर्गूमेंट इन, कुछ तो ये भी नहीं लिखते, कुछ तो बस फॉर डॉट डॉट देन स्टार्ट 4-5 पॉइंट्स लिखेंगे, देन अगेंस्ट 4-5 पॉइंट्स लिखेंगे, नो कंक्लूजन, नो इंट्रोडक्शन एट ऑल। सो दोस्तों आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ 5 या 6 ही नंबर मिलेंगे। तभी आपको अच्छे से कंटेक्सचुअल आपको इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आपको लिखना है कि आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, और लिखना है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन रेलवेज इट्स वेलकम स्टेप, देन उसको अंडरलाइन करो, देन स्टार्ट योर पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट सपोज आपने लिखा तो फेवर में लिखा है कि टू गेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये हो गया सब हेडिंग, उसको अंडरलाइन करो, देन उसके बारे में 2-3 लाइन में लिखो। सो दोस्तों सब हेडिंग बिल्कुल देनी ही आपको। उसके बाद लिखो तो फॉर में पॉइंट्स आ जाएंगे, लाइक इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, टू इंक्रीज द इफिशियंसी, टू मैच द डिमांड सप्लाई, टू गेट द क्लीनलीनेस एंड हाइजीनेस इन कोचेस, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट। सो ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है, एज पर माई स्ट्रैटेजी यू हैव टू राइट मिनिमम 6 पॉइंट्स विथ प्रॉपर सब हेडिंग एंड विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। सेम एक लाइन की कनेक्टिंग लाइन देनी है कि हावेवर द प्राइवेट पार्टिसिपेशन वो हमें मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्राइवेट पार्टिसिपेशन के कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी है, कुछ लैकुनास भी है, तो वो कैसे है।
सो लिखना है कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट इन गिवन स्टेटमेंट, लाइक railways are working on the basis of socialism, socialistic platform, socialistic developmental model, but if we are doing privatization, then it goes towards the capitalism, then capitalistic form of development. तो ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स आते तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ना कि सोशल वेलफेयर के बारे में. सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि इफ़ प्राइवेट पार्टीज ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द फेयर्स. अगर फेयर्स अगर बढ़ा दिए तो ऑब्वियसली जो वीकर सेक्शन है उसके लिए उनके लिए ये डिसएडवांटेज होगा. देन रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा वही देखते हैं कि जहाँ जिस रीजन से ज़्यादा प्लेटफॉर्म होगा, प्रॉफिट होगा, वहीं पे वो अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे. अगर दूसरी जगह से अगर कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो वो वहाँ पे रेलवे ऑपरेशन बंद भी कर सकते हैं. तो ये रीजनल डिस्पैरिटी और बढ़ सकती है. सिमिलरली मॉडर्नाइजेशन और करेंगे तो ऑटोमेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो जॉबलेस ग्रोथ भी हो सकती है. सिमिलरली जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन रख रही है अभी फ़िलहाल सेंट्रल जॉब्स में, रेलवेज़ के जॉब में, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा तो वो रिजर्वेशन भी चला जाएगा. सो द क्वेश्चन मार्क भी आता है सोशल जस्टिस के ऊपर. तो ये हो गया. तो उसके बाद आपको कंक्लूजन करना है. तो कंक्लूजन में ये नहीं बोलना है कि डायरेक्टली कि वी शुड नॉट अडॉप्ट द प्राइवेट पार्टिसिपेशन एट ऑल. नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है. वी हैव टू बी बैलेंस्ड एंड वी हैव टू give the statements and conclusion in the favor of the government, as the government has already launched allowed the private participation in railway sector. So why should we oppose that? So we have to support the government steps, but इसको हमें ऐसे कहना है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी फिक्स होनी चाहिए, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जो कुछ लैकुनास है उसके ऊपर अच्छे से काम करना चाहिए. बट पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन ओवर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवेज. तो ये चीज़ हमको लिखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आर्गूमेंट इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स शुड नॉट बी वेलकम. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही थी न्यूज़ में, बिकॉज रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट announced that 75% reservation in favor of the local private industries. So for the locals they are going to provide 75 reservation for the local population in private sector. So ये introduction आपका आना ही चाहिए. उसके बाद हमें लिखना है कि वाई दैट रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब शुड नॉट बी वेलकम. उसको क्यों नहीं ऐड रखना चाहिए. तो इसके फेवर में हम लिखेंगे कि मेरिटोक्रेसी हैम्पर हो सकती है. उसके बाद ये लिखेंगे कि इंदिरा सोनी जो जजमेंट था जिसमें 50% का क्राइटेरिया लगा था, तो वो भी ब्रीच हो रहा है. उसके बाद आर्टिकल 14 और कॉन्स्टिट्यूशन सेज इक्वलिटी बिफोर लॉ. सो वो भी वायलेट होता है. इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर थिंकिंग दैट माइग्रेशन विल बी स्टॉप्ड, तो ये अपनी यूनिटी को और इंटीग्रिटी को हैम्पर करता है. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 सेज दैट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन इन एनीवेयर. तो कुछ क्राइटेरियाज है वो छोड़ के तो ये कर सकते हैं. और रिजर्वेशन, लोकल रिजर्वेशन के पावर ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास तो है नहीं. तो ये पॉइंट हमें लिखना है फॉर में. सो उसके अगेंस्ट में क्या लिख सकते हैं कि नहीं, रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब शुड बी वेलकम. तो ये हो जाएगा अगेंस्ट में. दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान में रखना है. मतलब काफ़ी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, फॉर में कुछ और अगेंस्ट में कुछ. जो चीज़ अगेंस्ट में लिखनी है वो फॉर में लिख लेते हैं, जो चीज़ फॉर में लिखनी है वो अगेंस्ट में लिख लेते हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. जब आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो तभी डिवाइड कर लो फॉर एंड अगेंस्ट और पॉइंट्स लिखो, और फिर उसके बाद मेन आंसर शीट में लिखो. तो वही अगेंस्ट में हम यही लिख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द सेक्टर्स. मतलब फॉर एग्जांपल वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं है, वीकर सेक्शन का पार्टिसिपेशन नहीं है, इसके लिए हमने जो है रिजर्वेशन वो देना चाहिए. अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, तो लोकल पॉपुलेशन को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ रही है, तो उनके लिए ये रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है. उसके बाद एक्सटेंट ऑफ माइग्रेशन, वही है कि बाहर का माइग्रेशन बहुत यहाँ पे है और लोकल को जॉब नहीं मिल रही है, इसलिए हमने वो देना चाहिए. उसके बाद इक्वलिटी एंड इक्विटी और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है रिजर्वेशन. तो आप ऐसे काफ़ी पॉइंट्स लिख सकते हो, 6 पॉइंट्स मिनिमम इन फॉर सेक्शन एंड इन अगेंस्ट सेक्शन आपको लिखने विथ प्रॉपर कंक्लूजन. तो कंक्लूजन में आप क्या दे सकते हो कि येस, लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब द शॉर्ट टर्म वी कैन अचीव आवर टारगेट, बट इन लॉन्ग टर्म
it will not be a fruitful step. So that's why we have to work on sustainable growth, inclusive growth, and we have to focus on the standard of education and skill development. तो अगर हम ऐसे देंगे कि ऑफ कोर्स अब यहाँ पे गवर्नमेंट को हम सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का स्टेप है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का, पर ये हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल इसके बेनिफिट्स है, पर लॉन्ग टर्म में हमें इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा. कौन से? सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, standard of education and skill development. So it's all about argument writing. Then move towards the third question, that is write reports on the following in about 200 words. So ये मैंने काफ़ी करंट अफेयर के क्वेश्चन लिए हुए हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. तो मेरी कोशिश यही है कि जो करंट अफेयर में कुछ इंसिडेंट्स है वो जैसे यूपीएससी ने पूछे हैं तो वैसे ही मैंने क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए हैं और पूछने की कोशिश की है. So first is Bru refugee crisis. So we know that recently government has made an agreement, that 4-point agreement between central government, state government of Mizoram, state government of Tripura, and the community of the Bru or Ring community. तो ये हमारा इंसिडेंस हो जाएगा वो कब के लिए. तो आई ऑलवेज सेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. सो स्ट्रक्चर राइटिंग कैसे करनी है इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है. जिन्होंने देखा नहीं है प्लीज़ आप वो देखो एक बार. अगर वो वीडियो आपने देखा तो आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में आएगा. और अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पता भी नहीं है और इफ़ यू नो ओनली द स्ट्रक्चर देन ऑल्सो यू कैन राइट एनी थिंग एज पर द स्ट्रक्चर. तो आप रिपोर्ट में वो स्ट्रक्चर देख के आप लिख सकते हो. सो ये हो गया ब्रू रेफ्यूजी क्राइसिस. तो इसका इंट्रोडक्शन ये हो जाएगा कि 4-point एग्रीमेंट हुआ है. उसके बारे में बताना है कि 1997 में जो क्लैशेस हुए थे, सो अराउंड 30,000 ब्रू उन्होंने दे टुक शेल्टर इन त्रिपुरा इन 1997. So that agreement was signed in 2018. So the features उसके बारे में हमें पता होने चाहिए कि it was the 600 crore package that all rights of normal citizens will be provided. Similarly, the tribal status and the voter rights also be given to the Bru communities. तो ये हमें लिखना है वहाँ पे. फ्रेंड्स वही जो टॉपर है टेस्ट सीरीज़ का उसने बहुत दो अच्छी चीज़ें लिखी है. दैट रिमाइंड द वैल्यूज़ ऑफ महात्मा गांधी जी ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस. तो ये चीज़ भी हम मेंशन कर सकते हैं. सिमिलरली उसने कंक्लूडिंग लाइन्स में ये लिखा है कि आर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी उन्होंने बताया कि पीस इज़ प्री रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट. If you have tension, you cannot have attention. So to reduce that tension between the tribes or states, ये हमें टेंशन रिड्यूस करना है और देखना है कि कैसे कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन हो ताकि वी कैन ब्रिंग द डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर. तो ये हो गया ब्रू रेफ्यूजी क्राइसिस. And the last topic is very important, that is Mission Karma Yogi. We know that recently government has launched the national program for civil service capacity building, that is Mission Karma Yogi. तो जो अपनी जो स्टील फ्रेम है सिविल सर्विसेज, तो उसको अभी क्या क्या नीड है. तो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में तो हम यही लिखेंगे अबाउट मिशन कर्मयोगी कब किया लॉन्च. उसके बाद बॉडी में आएगा कि नीड ऑफ द मिशन कर्मयोगी. अब नीड क्या है? वही है कि करप्शन बढ़ते जा रहा है, इफ़िशिएंसी कम होती जा रही है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में ग्लिचेस हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक जो अपैथी है वो बढ़ते जा रही है. तो ये नीड हो गई. उसके बाद वी हैव टू मेंशन द फीचर्स ऑफ द मिशन कर्मयोगी. दैट इज़ अराउंड 510 करोड़ का ये पैकेज है फॉर 5 ईयर्स 2020 से लेकर 2025 तक. तो द मेन ऑब्जेक्टिव, सो इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव भी लिखने की व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव. सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू ट्रांसफॉर्म द ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड. तो ये हमें लिखना है. उसके बाद उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो आई गॉट मिशन कर्मयोगी नाम का प्लेटफॉर्म है, उससे भी हम डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, डिजिटल ट्रेनिंग भी होगी उनकी सिविल सर्वेंट्स की. तो ये है मिशन कर्मयोगी. ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, उसके फीचर्स, चैलेंजेस एंड कंक्लूडिंग लाइंस. तो कंक्लूजन में खुद का कंक्लूजन नहीं देना है, किसी गवर्नमेंट बॉडी का या गवर्नमेंट पर्सन का लाइक मिनिस्टर या कोई एनजीओ होगी, एनजीओ का कंक्लूजन हमें, उसके ओपिनियन हमें देने हैं. तो ये हो गया मिशन कर्मयोगी. सो आफ्टर रिपोर्ट राइटिंग
ये प्रेसी थी, प्रेसी मैंने दी। तो दोस्तों प्रेसी देखो ये शीट होती है, इसी शीट में लिखना है प्रेसी। प्रेसी का एक सिंपल सा रूल है जो सब ऑलमोस्ट सब एस्पिरेंट्स ने फॉलो नहीं किया है। तो ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं हमारे सामने, ये हर एक बॉक्स में वर्ड्स आना चाहिए, इसमें कोई पैराग्राफ नहीं होता है और कोई बॉक्स छोड़ना नहीं है। तो फर्स्ट बॉक्स से लेकर लास्ट बॉक्स तक हमें लिखना ही लिखना है। 1/3 में लिखना है, वर्ड्स काउंट करके लिखो। उसके बाद वो उसको 1/3 करो, 10 to 15 वर्ड्स प्लस माइनस आपको टॉलरेंस है, आप वो चल जाएगा। तो ये प्रेसी है, खुद के ही वर्ड्स में लिखनी है, बिल्कुल उसको प्रॉपर ऐसा लगना चाहिए कि वो समरी है पैसेज की और वो अपनी लैंग्वेज में ही लिखनी है। ये हो गया पैसेज कॉम्प्रहेंशन है, कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस दिए हुए वो लिखने हैं। दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस भी अपनी ही लैंग्वेज में लिखो, बट जस्ट टेक द कीवर्ड्स ऑफ द पैसेज अपने लैंग्वेज में, मतलब बिल्कुल वो आंसर प्रॉपर आर्टिकुलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ से सिर्फ लाइन्स उठाई और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं, खुद की लैंग्वेज में लिखो। अगर पैसेज में कोई ऐसी चीज़ हो उसके बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आप दे सकते हो, पर ये जनरल टॉपिक में। फॉर एग्जांपल 2020 का जो पेपर था यूपीएससी का, तो सॉरी 2019 का हमारे टाइम, तो योगा के ऊपर पैसेज आया था। तो हमें बेनिफिट्स अगर ज़्यादा पता है और अगर पैसेज में सिर्फ 3 या 4 ही दिए हुए, तो हम अपने मन के बेनिफिट्स डाल सकते हैं। पर कोई टेक्निकल आ जाता है, जैसे 2020 में वो दिया था कि हिमालय है, वहाँ पे जो वेस्टेज वगैरह होता है, तो इसके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है और ना ही हम वहाँ पे देंगे। तो खुद का नॉलेज यूज़ कर सकते हो बहुत कॉशियसली, अगर रिलेवेंट है तभी। तो ये 4 क्वेश्चंस 20 मार्क के लिए अच्छे से लिखने हैं। उसके बाद ग्रामर है। ग्रामर का देखो दोस्तों, इसके अब जैसे कि ये ए क्वेश्चन है, आई डैश डैश मीट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2010। तो काफ़ी बच्चों ने ये जो अंडरलाइन दी है वही एक वर्ड लिया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं दोस्तों। क्वेश्चन पेपर में क्लियरली मेंशन किया होता है कि रीराइट द स्टेटमेंट, तो हमें पूरा स्टेटमेंट रीराइट करना है। वो जो मीट का जो फॉर्म है, तो मेट आएगा यहाँ पे, आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेट लिखो और मेट को अंडरलाइन करो। ऐसे ही सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो ये था दोस्तों अपना पेपर 2 का फर्स्ट टेस्ट। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेस्ट समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ये दोस्तों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एज अ करंट अफेयर और जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की है उनके लिए है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों मेरा इवैल्यूएशन कैसा है, आंसर में कैसे इवैल्यूएट करता हूँ, अगर वो आपको देखना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन करो। वहाँ पे टॉपर्स कॉपी भी मैंने शेयर की है और मैं डेली आंसर जो आप मुझे टेलीग्राम पे भेजते हो वो भी मैं उसका इवैल्यूएशन में ग्रुप में भेजता रहता हूँ। टेस्ट 2 लॉन्च किया था 20 तारीख को, उसके भी इवैल्यूएशन हो गए, उसके ऊपर भी हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। टेस्ट 3 जो है वो 30 मई को 30 मई 2021 को लॉन्च किया गया है। अगर जिनको एनरोलमेंट करना है, देखो सिंगल टेस्ट को भी आप एनरोल कर सकते हो या पूरी टेस्ट सीरीज़ आप 8 टेस्ट की वो भी आप ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। या तो फिर अगर आपने कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है, अगर उसका उस टेस्ट का आपको फिर से इवैल्यूएशन करना है मेरे द्वारा, तो आप मेरे द्वारा इवैल्यूएशन कर सकते हो, उसकी भी मैंने अलग से रीज़नेबल फ़ी रखी हुई है। तो ये तीनों टाइप के ऑप्शंस आपके पास है, तो आप टेस्ट सीरीज़ को एनरोल कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियोस काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो। कमेंट सेक्शन में आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वो उसको उस लिंक पे टच करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।